हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पंजाब स्टेट की सारी वैकेंसीज़ की तैयारी। सो जो वैकेंसी पंजाब में आने वाली है, जैसे कि डीआरएमई की वैकेंसी, डीएचएस की वैकेंसी एंड सीएचओ पंजाब एंड ईएसआईसी की जो वैकेंसी आने वाली है, जो भी बच्चे पंजाब के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, सो वो कर सकते हैं इस चैनल पर। अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप रोज़ ऐसे ही एमसीक्यूज़ की क्वेश्चंस देख पाएँ। एंड रोज़ मेरी मॉर्निंग में भी नॉर्सेट के एमसीक्यूज़ की क्वेश्चंस आते हैं, सो वो भी आप जो है वीडियोस विजिट कर सकते हो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है, बैचेस हमारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवाती हूँ। हर एक बैच बहुत ही अच्छा है। डीएचएस पंजाब का क्रैश कोर्स 999 में स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका प्रॉपर क्रैश कोर्स रहने वाला है। इसमें हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी जो डीएचएस पंजाब में आने वाली है। एंड हमारा एक एमसीक्यू बैच चलता है, जो कि है 799 का। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, जो कि है 1499 का। एक फुल थ्योरी, अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, आपका गैप है और आप चाहते हो कि और अच्छे से बेसिक मुझे एनहांस करना है ताकि मैं पेपर क्लियर कर पाऊँ, तो आप 2499 वाला बैच, जो फुल थ्योरी बैच है, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवाती हूँ। और जो भी आप पेपर की तैयारी करोगे, उसके लिए पंजाबी का जो कंटेंट है वो आपको पेपर से पहले अवेलेबल किया जाएगा मेरे ही थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर बाय अ 35 ईयर्स ओल्ड मेल क्लाइंट इंडिकेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे मेल आएगा, MALE, एंड बाय। जो करेक्शंस होती है वो साथ साथ में कर लिया करो, एंड कॉपी पेन लेके बैठा करो अपना। देखो, इनमें से कौन सा जो कॉग्निटिव बिहेवियर है जो इंडिकेट करेगा 35 ईयर्स ओल्ड मेल है कि उसका जो बिहेवियर है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, एक्वायर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, जनरेट न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस, इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू आउट लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन, ईगो सेंट्रिक एंड थॉट डिमिनिश। देखो, अगर कोई भी पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है, सो हम उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, जिसको आप बोलते हो CBT, जिसमें आप पेशेंट का बिहेवियर जो है मॉडिफाई करते हो न्यू लर्निंग के साथ। अगर आप इंडिकेशन लेना चाहते हो कि उसका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर कंप्लीटली डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली उसकी जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो न्यू जनरेट होगी, चीज़ों को अच्छी तरह से समझेगा, नई तरीके से समझेगा। जो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो चुका था, अब वो ठीक हो जाएगा। तो CBT का इंडिकेशन यही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पेशेंट की हो रही है, उससे वो क्या होगा, इंडिकेशन क्या मिलेगी कि जनरेट होगा न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर संजय हैं, 77 ईयर्स ओल्ड मेल हैं, वो एडमिट हुए हैं इमरजेंसी में। कंप्लेंट है उनकी चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिट नियर द नर्स, एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन, nitroglycerin to the patient as prescribed, she understand the rationale behind the intervention। एक 77 ईयर्स का पेशेंट आया है आपके पास, जिसको चेस्ट पेन हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, और उसको आपने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए और नाइट्रोग्लिसरिन कहने के लिए बोला गया है नर्स को। तो नर्स समझ जाएगी कि ये दोनों चीज़ें मुझे उसे क्यों देनी है, ताकि जो लंग्स एंड हार्ट है उसके ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो सके। हाइपोक्सिया बॉडी टिश्यूज़ का प्रिवेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कार्डियक आउटपुट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ कार्डियक मसल। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पेशेंट है उसको अगर चेस्ट पेन हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, इट मीन्स कि प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाएगी तो कार्डियक मसल्स में पेन होगा। इसीलिए ताकि उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है कार्डियक मसल की कंप्लीट हो जाए, इसके लिए आप उसे क्या दे रहे हो, नाइट्रोग्लिसरिन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोग्लिसरिन क्या होते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब किया गया है, जस्ट टू कंप्लीट द कार्डियक मसल्स ऑक्सीजन डिमांड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर 1 आवर ऑफ अ हेड इंजरी, द नर्स असेस द पेशेंट अगेन विद विच द फॉलोइंग अलर्ट द नर्स द वर्सनिंग स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो 1 घंटा पहले ही एक हेड इंजरी वाला पेशेंट एडमिट हुआ है, और नर्स उसको दोबारा से 1 घंटे के बाद असेस कर रही है। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि बताएगी कि पेशेंट का स्टेटस और ज़्यादा खराब हो रहा है, वर्स हो रहा है। प्यूपल रिएक्टिव टू लाइट, हेडेक, डिक्रीज इन GCS स्कोर, हाइपरटेंशन। ऑब्वियसली आपको हेड इंजरी के बारे में, हेड इंजरी इज ऑलरेडी रिलेटेड टू द GCS, ग्लासगो गामा स्केल, जिससे आपको पता चल जाएगा उसकी वर्बल, मोटर एंड उसकी एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, जिसको आप बोलते हो EVM,
आई, वर्बल एंड मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में आप जीसीएस स्कोर में पता करते हो, और दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद योर हेड इंजरी और हेड की जो प्रॉब्लम्स होती है। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो आप जीसीएस देखते हो, उसकी हेड की सर्जरी होती है तो जीसीएस देखते हो, तो जीसीएस ही आप चेक करोगे। और अगर वो उसका स्कोर कम होता 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 जा रहा है तो इट मीन्स कि पेशेंट का जो स्टेटस है वो वर्जन अप हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हेड इंजरी के रिलेटेड नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A factory worker is admitted with fractured femur after a fall from first floor of a full leg plaster cast is applied. The nurse provide discharge instruction for the patient. All of the following instructions are appropriate except, तो देखो फैक्ट्री वर्कर है, फ्रैक्चर्ड फीमर से एडमिट हुआ है, पहले फ्लोर से पेशेंट जो गिर गया है और उसकी फुल लेग जो है वो प्लास्टर कास्ट लगा दिया गया है आपने उसको, तो आप उसको डिस्चार्ज दे रहे हो। सो कौन सी ऐसी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस है आप दोगे, इनमें से जो एक्सेप्ट मतलब जो नहीं दोगे, बाकी सारी दोगे बट एक नहीं दोगे। Keep the limb raised on a soft surface such as pillow. Put an ice pack over the cast to avoid itching. Walk around on your cast as soon as you get home. Call your doctor if toes become numb or turn blue. सो देखो प्लास्टर का सप्लाइड है, तो इन सब में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो कह रहा है कि जैसे ही तुम घर पहुंचोगे तुम चलने लग जाओ अपने कास्ट के साथ। वो है ऑप्शन 3 कि तुम अपने कास्ट के पे चलने लग जाना, लगा हुआ है आप चलने लग जाओ जैसे आप घर पहुंचो। ये आप डिस्चार्ज प्लान में उसे नहीं बोलोगे बिकॉज उसको बेड रेस्ट करना है। अगर वो कास्ट पे चलेगा तो उसको पेन होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नहीं बोलोगे। बाकी सारी चीज़ें जो बिल्कुल राइट हैं जो आप डिस्चार्ज प्लान में पेशेंट को बोलने वाले हो कि आइस पैक लगाओ, टोज अगर नम होते हैं तो पेशेंट को बताओ क्योंकि टोज नम हो रहे हैं तो इट इज़ अ साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इट इज़ अ साइन ऑफ इम्पेयर्ड सर्कुलेशन एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एंड अगला है सॉफ्ट पिलो पे रखोगे, ऑब्वियसली सॉफ्ट पिलो पे रखोगे। सो ये सारी चीज़ें तो आप डिस्चार्ज में दोगे बट वो नहीं कहोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस इज प्लान्ड फॉर अ 60 years old male patient with end stage of renal disease. He opted for an arterial venous fistula for hemodialysis following surgery creation of AV fistula. How long the patient has to wait use it for hemodialysis? तो 60 साल का पेशेंट है आपके पास, हीमोडायलिसिस होना है, एंड स्टेज ऑफ उसे रीनल डिसीज है और उसे एवी फिस्टुला बना रहे हो आप, तो वो जो एवी फिस्टुला आपने क्रिएट किया है उस पर हीमोडायलिसिस आप कब से स्टार्ट कर सकते हो? 2 से 3 हफ्ते में, 3 से 4 मंथ में, 2 से 3 मंथ्स में, या फिर 4 to 6 मंथ्स में। तो एक फिस्टुला को मेच्योर होने में टाइम लगता है, दैट इज योर 2 to 3 मंथ्स। तो जब वो प्रॉपरली मेच्योर हो जाता है और आप हीमोडायलिसिस उस पर स्टार्ट कर दोगे, दैट इज योर, जब आपने उसको क्रिएट किया 2 से 3 मंथ के बाद उस पर आप हीमोडायलिसिस जो है वो स्टार्ट यूज होना वो स्टार्ट हो जाता है। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस करो भाई, अगर आपका बेसिक क्लियर करना है आपको तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैचेस ज्वाइन करोगे तो इसमें आप ही का भला है। अगर आप डिसिप्लिन में पढ़ना चाहते हो तो आपका वेलकम है। गैप है आपका, जैसे कि आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे जाके देखना, बहुत से बच्चों का गैप चल रहा है। सो दे आर स्टडिंग ऑन द बेसिक, क्लियर कर रहे हैं। 249 का सिर्फ बैच है, ठीक है, जो कि आपका 4 मंथ्स लगेगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में करवाऊंगी। इसकी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं क्योंकि बैच ही अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। एंड जो आपका डीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 999 के बैच में आ जाओ, बिकॉज ये बैच में आपको हर एक चीज़ में वही कराऊंगी जो डीएचएस के पेपर में आने वाला है, बीएफयूएचएस के। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कर सकते हो। देखो बेसिक क्लियर अगर आपका है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बेसिक क्लियर करो, बिकॉज एमसीक्यू करना से पहले आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। A 45 years old woman is admitted with a generalized edema and suspected heart failure. The nurse expect which of the following diagnostic tests to be ordered by the physician in addition to standard blood test? 45 years की woman है, उसे generalized edema है और मे बी उसे heart failure suspected है, तो कौन सा diagnostic test जो है physician ordered करेगा देखने के लिए? सो विटामिन डी, सीरम फेरेटिन, सीरम एल्ब्यूमिन, ब्रेन सीरम, नाइट्रेटिक पेप्टाइड लेवल। तो इनमें से आई बेट कि बहुत कम बच्चों को इसके बारे में आंसर पता होगा। सो देखो दैट इज कॉल्ड BNP, सीरम ब्रेन नाइट्री यूरियाटिक पेप्टाइड लेवल। ये होता है लेवल ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो कि आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स बनाती है, मेड बाय योर हार्ट एंड योर ब्लड वेसल्स। सो ये चेक करोगे, इससे आपको पता चलेगा कि वो प्रोटीन का लेवल क्या है और उससे आप पता कर सकते हो कि पेशेंट को हार्ट फेलियर सस्पेक्टेड है कि नहीं है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन इन अ पेशेंट हु अंडरवेंट प्रोस्टेक्टमी। तो एक पेशेंट की प्रोस्टेक्टमी हुई है, तो इसमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसका आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसको अटेंशन देना पड़ेगा। अब्डोमिनल पेन, हैमरेज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो देखो, आफ्टर प्रोस्टेक्टमी जो है एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, दैट इज योर ब्लीडिंग। ठीक है, सो अगर वहाँ पे हैमरेज हो रहा है देन इट इज़ एन इमीडिएट requirement, it's a complication which needs a immediate attention by the physician. So अगर patient को hemorrhage हो रही है then it is a complication. चलो next question देखते हैं। Question है, during bladder irrigation with the 3-wave urinary catheter following prostatectomy, client complains of bladder spasm with the catheter in place, the best nursing advice. So prostatectomy हुई है एक patient की और उसको 3-wave urinary catheter लगा हुआ है bladder irrigation के लिए, और patient कहता है कि उसे bladder spasm हो रहा है, मतलब कि bladder में spasm हो रहा है, catheter जहाँ पे place है, तो best nursing advice क्या रहेगी? Remove the catheter, insert the new catheter, educate Kegel exercise, this feeling is normal and he should not try to urinate around the कैथेटर। सो देखो, जब भी किसी को यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन के लिए कैथेटर्स डाले जाते हैं, सो ये बहुत ही नॉर्मल होता है कि पेशेंट को ये फील होना कि उसको क्या है, वहाँ पे स्पाज्म फील हो रहा है, बार बार अर्ज लग रही है यूरिन पास करने की। तो आप पेशेंट को ये बोल सकते हो कि इट इज़ वेरी नॉर्मल फीलिंग। चलो नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद BPH एक्सेप्ट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी वाला पेशेंट है, तो प्री ऑपरेटिवली ऑपरेशन से पहले इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर रहने वाली है पेशेंट के लिए? हार्मोनल थेरेपी देनी, एश्योर्ड करना न्यूट्रिशन एंड कोऑपरेटिव, corrective fluid and electrolyte balance, promoting urinary drainage, acid ash dyes to treat infection. So देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए हार्मोनल थेरेपी, एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट हार्मोनल थेरेपी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं पेशेंट के लिए। जो भी BPH वाला पेशेंट है उसको कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की नीड नहीं होती है, हाइपरट्रॉफी को आप रिमूव कर देते हो, ठीक है, उससे पहले उसका हार्मोन से लेना देना नहीं है। हाँ, यूरिनरी ड्रेनेज को प्रमोट करना, प्री ऑपरेटिवली ऐश डाइट देनी उसे, और न्यूट्रिशन और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखना ऑपरेशन से पहले इज अ इम्पॉर्टेंट। बाकी जो एक्सेप्ट था दैट इज हार्मोनल थेरेपी आंसर आएगा। नेक्स्ट है, मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग इन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट इज, तो इसमें से कौन सी मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की? रेड ब्लड सेल कास्ट इन यूरिन, पेन इन अ ग्रोइन रीजन, इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इन एन ओल्ड मैन, जर्नल मलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि अगर किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है तो देखने को मिलता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो फिनिश होते हैं। आई थिंक कि अब ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। रेगुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे BFUHS की आने वाली वैकेंसीज, पंजाब की स्टेट की जो वैकेंसीज हैं। सो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है सो ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पर आप कॉल या फिर मैसेज करके पंजाब की, अगर आप स्टेट लेवल पे लड़ना चाहते हो, बच्चों के साथ compete करना चाहते हो और पेपर क्लियर करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात, जिसका सपना है कि पंजाब में नर्स बनना है, मुझे गवर्नमेंट नर्स बनना है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। DHS पंजाब के लिए 999 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिव्यूज़ चेक करने हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। एंड हमारे बाकी जो बैचेस है, 799 का बैच है, 1499 का बैच है, एंड एक हमारा पूरा ऑल इन वन 4 मंथ्स का बैच है 2499 का। इतने अफोर्डेबल बैच आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिसमें मैं खुद से आपको स्टडी करवाती हूँ, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। सो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू एंड मिलती हूँ कल की वीडियो में।